तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वाइल्ड कार्ड नाम की इस मूवी के बारे में जो कि 2015 में हमें देखने को मिली थी और सुपर डुपर डिसास्टर ये मूवी हो चुकी थी। अपकमिंग इसका पार्ट एक तरह से आने के कई फैन में टीजर ट्रेलर आपने देख ही ली होगी। मेकर्स द्वारा इसे एक तरह से इतने लंबे अरसे से इसे बनाया इसलिए नहीं गया था, इसका मेन कारण इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो आगे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ इस फ्रेंचाइजी के बारे में। इस मूवी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। वाइल्ड कार्ड 2015 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन वेस्ट ने किया है और इसमें जेसन स्टैथम, माइकल एंगारानो, मिलो वेंटिमिग्लिया, डोमिनिक गार्सिया लोरिडो, एनी हेचे और सोफिया वेरगारा ने अभिनय किया है। विलियम गोल्डमैन के 1985 के उपन्यास हीट पर आधारित यह 1986 के रूपांतरण का रीमेक है जिसमें बर्ट रेनॉल्ड्स ने अभिनय किया था। 4. यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 जनवरी 2015 को एक सीमित रिलीज और वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से रिलीज हुई थी। वाइल्ड कार्ड को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म साबित हुई जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में केवल $6.7 मिलियन कमाए। 3. कथानक। निक वाइल्ड एक जुआ खेलने की लत से उबर रहा है जो अपनी लत को पूरा करने के लिए लास वेगास में चैपरोन बॉडीगार्ड का उसका संस्करण के रूप में अजीबोगरीब काम करता है। एक ग्राहक को एक महिला को प्रभावित करने में मदद करने के बाद वह एक युवा व्यक्ति साइरस किनिक से एक प्रस्ताव स्वीकार करता है कि वह उसे वेगास के आसपास दिखाए और जुआ खेलने के दौरान सुरक्षा प्रदान करे। एक डिनर में खाना खाते समय निक की वेट्रेस दोस्त रॉक्सी उसे एक महिला का संदेश देती है जिसे वह जानता है, होली, जो चाहती है कि वह उसके घर रुके। होली, एक पेशेवर एस्कॉर्ट, बताती है कि पिछली रात गोल्डन नगेट में उसका एक साथी था। उसके बाद होटल के कमरे में 3 अज्ञात पुरुषों ने उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया और उसे पीटा। होली निक से पूछती है कि वह पता लगाए कि वे कौन हैं ताकि वह उन पर मुकदमा कर सके। निक को पता चलता है कि होली के साथ बलात्कार करने वाला व्यक्ति डैनी डेमार्को है जो एक गैंगस्टर है जिसने अपने 2 गुंडों से उसे अस्पताल की पार्किंग में फेंक दिया था। निक डेमार्को से भिड़ने के लिए होटल जाता है और दोनों के बीच टकराव होता है जिसके परिणामस्वरूप निक डेमार्को और उसके आदमियों पर हावी हो जाता है जो बंधे हुए हैं। निक होली को बुलाता है जो डेमार्को को नपुंसक बनाने के बारे में सोचती है, जो फिर टूट जाता है और उससे माफी मांगता है। होली डेमार्को की डेस्क से सिर्फ $50,000 लेने का फैसला करती है और चली जाती है। होली ने निक के साथ पैसे बांटे और लास वेगास छोड़ दिया। निक साइरस को एक कैसीनो में ले जाता है और डीलर दोस्त कैसंड्रा के साथ ब्लैक जैक खेलते समय निक अगले डीलर के साथ एक बड़ी जीत हासिल करता है और $500 मिलियन से अधिक जमा करता है। लेकिन जब वह कैशियर के पास जाता है तो उसे अचानक चिंता का दौरा पड़ता है और वह जुआ खेलना जारी रखने का फैसला करता है। अंततः कैसंड्रा के साथ एक ही ब्लैक जैक शर्त पर अपनी सारी जीत, साथ ही अपने मूल $25,000 हार जाता है। अगली सुबह साइरस, जो एक स्वनिर्मित करोड़पति है, चाहता है कि निक उसे बहादुर बनने के लिए मार्गदर्शन करे, लेकिन निक मना कर देता है। बार में डेमार्को के आदमी निक को डेमार्को तक पहुंचाने के लिए आते हैं, लेकिन निक उन्हें रोक देता है। निक लास वेगास के माफिया बॉस बेबी से मिलता है। बेबी को डेमार्को से एक शिकायत मिली है जो दावा करता है कि निक ने उसके होटल के कमरे में घुसकर उसे पिस्तौल से मारा और उसके 2 आदमियों को मार डाला, यह सब अपनी जुए की लत को पूरा करने के लिए किया। बेबी निक को डेमार्को के साथ एक कमरे में ले जाती है जहां निक अपनी कहानी बताता है कि डेमार्को ने अपनी जान की भीख मांगने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही आदमियों को मार डाला और डेमार्को के लिंग पर एक कट है। बेबी डेमार्को से कहती है कि वह निक को गलत साबित करने के लिए अपनी पैंट उतार दे, लेकिन वह मना कर देता है और चला जाता है। स्थानीय भोजनालय में साइरस निक को $5 लाख का चेक और कोर्सिका के लिए हवाई जहाज का टिकट प्रदान करता है जो उसने निक से सीखा है। डेमार्को और उसके आदमी भोजनालय में दिखाई देते हैं। साइरस अपनी नई नई मर्दांगी दिखाते हुए जोर जोर से गाना गाता है ताकि निक भाग सके। निक अपनी नाव के बारे में सोचता है और फिर भोजनालय के पीछे अपने बर्तनों से गुंडों और डेमार्को को मार देता है। इसके बाद साइरस निक से चेक और टिकट लेने का आग्रह करता है और निक मान जाता है।
निक फिर लास वेगास से बाहर निकल जाता है। कास्ट: जेसन स्टेथम निक वाइल्ड के रूप में, माइकल अंगारानो साइरस किनिक के रूप में, मिलो वेंटिमिग्लिया डैनी डेमार्को, डोमिनिक गार्सिया लोरिडो होली के रूप में, एनी हेचे रॉक्सी के रूप में, सोफिया वेरगारा डीडी के रूप में, मैक्स कैसेला ओसगुड के रूप में, जेसन अलेक्जेंडर पिंचस पिंकी जायन के रूप में, फ्रेंकोइस विंसेंटेली बेनी के रूप में, डेविना मैकफैडेन मिलिसेंट के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग टीएल, मैथ्यू विलिग किनलॉ के रूप में, ग्रिएस सैंटो कॉकटेल वेट्रेस के रूप में, होप डेविस कैसांद्रा, स्टेनली टुची बेबी के रूप में, माइकल पापाजॉन पिट बॉस के रूप में, लारा ग्राइस प्रथम डॉक्टर के रूप में। उत्पादन: साइमन वेस्ट ने कहा कि जेसन स्टैथम ने खुद इस प्रोजेक्ट को शायद 5 साल से ज्यादा समय में विकसित किया। 5 एक समय पर ब्रायन डी पाल्मा को निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन वेस्ट ने उनकी जगह ले ली। 6 वेस्ट ने कहा, उन्होंने स्टैथम इसे मुझे एक बार दिखाया था जब हम मैकेनिक कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ और कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने इसे एक्सपेंडेबल्स 2 के बाद मुझे फिर से दिखाया और मैं इसमें रम गया क्योंकि लेखन वास्तव में बहुत बढ़िया था। विलियम गोल्डमैन मेरे हीरो हैं। मैंने वास्तव में उनके साथ द जनरल्स डॉटर पर काम किया था। उन्होंने स्क्रिप्ट पर प्लॉट होल का काम किया, इसलिए यह उनके साथ पूरी स्क्रिप्ट पर काम करने का मौका था, न कि केवल एक स्क्रिप्ट को चमकाने का। 5 वेस्ट ने कहा कि फिल्माई गई स्क्रिप्ट वही है जो गोल्डमैन ने 30 साल पहले लिखी थी। बाद में उन्होंने विस्तार से बताया, मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा, मैं रिकॉर्ड को सीधा करने और आपके लिए इस फिल्म को ठीक करने वाला हूं। मैंने उनसे पूछा, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आप मुझे क्या सलाह देंगे? उन्होंने कहा, बस इतना सुनिश्चित करें कि निक आपके जीवन में अब तक देखा गया सबसे मजबूत व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि यही उनका दृष्टिकोण है, चाहे चरित्र बौद्धिक रूप से कितना भी जटिल क्यों न हो, चाहे उसमें कितने भी संवाद हों, या गोल्डमैन स्क्रिप्ट में कितने भी मोड़ क्यों न डालें, दिन के अंत में उनके पास अपनी डेस्क के ऊपर एक चीज होती है जो उन्हें याद दिलाती है कि चरित्र कैसा होना चाहिए। मेरे लिए भी यही था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि निक वेगास में सबसे मजबूत व्यक्ति है, हर दृश्य में यही बताया गया है। जब वह कुछ नहीं कर रहा होता है, तब भी कमरे में मौजूद हर कोई यह जानता है, और हर कोई उसका इतिहास जानता है, वह क्या करने में सक्षम है, और इसलिए उसे अंततः इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह वेगास में सबसे मजबूत व्यक्ति है। 7 वेस्ट ने कहा, सबसे पहले तो यह अच्छा था कि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी तरह से सेट की गई थी, क्योंकि किसी भी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट लगातार बदलती रहती है। इससे स्टेनली टुकी और सोफिया वर्गारा जैसे अभिनेताओं को बेचना भी आसान हो गया, क्योंकि उनके हिस्से बहुत अच्छी तरह से सेट किए गए थे। स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तव में पुराना हो, इसमें कोई आतिशबाजी या तकनीक नहीं है। 8 फिल्मांकन 2013 की शुरुआत में न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में शुरू हुआ। 9 मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2013 में शुरू हुई। 10 साइमन वेस्ट ने कहा कि तीनों मुकाबले चरित्र आधारित थे। हर एक एक्शन पल किरदार से प्रेरित है, इसलिए आप सही कह रहे हैं, यह बढ़ता जाता है। इसलिए जब यह विस्फोट होता है, तो यह सही कारण से विस्फोट होता है। पहला, वह अपने पुराने कौशल, सटीक लड़ाई में वापस आ रहा है। उसके जीवित बाहर निकलने का एकमात्र तरीका उसके पुराने कौशल पर भरोसा करना है, और वह इसमें माहिर है। दूसरी लड़ाई गुस्से से भड़कती है, और यह वास्तव में जुए की लत में वापस जाने के लिए खुद पर गुस्सा है। वे किरदार से प्रेरित लड़ाइयाँ हैं। जबकि पारंपरिक रूप से एक्शन फिल्मों में वे हल्की राहत होती हैं, वे कहानी में लगभग व्यावसायिक ब्रेक होती हैं। ये उस स्थिति से निकलती हैं जिसमें उसका किरदार है, न कि केवल इसलिए कि वह खतरे में है और उसे इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना है। वे भावनात्मक लड़ाइयाँ हैं। 7 विपणन वाइल्ड कार्ड का ट्रेलर 12 दिसंबर 2014 को जारी किया गया। वेस्ट ने बाद में याद किया, यह एक बहुत ही कठिन फिल्म थी, इसमें बहुत सारे संवाद हैं। यह वास्तव में एक ड्रामा है। यह वास्तव में एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक किरदार है। जेसन स्टेथम हर दृश्य में मुख्य भूमिका में हैं और उनके संवाद बहुत बड़े हैं। मुझे पता था कि वह इसके बारे में भावुक हैं, लेकिन जैसे, क्या आप इन सभी संवादों से खुश हैं? और उन्होंने कहा, हाँ, मुझे यह पसंद है। मैं इसे करना चाहता हूं। इसलिए मैं पहले दिन ही यह नहीं जानता था कि यह कैसा होने वाला है। खासकर द मैकेनिक के बाद,
जहां पूरी फिल्म में उनके केवल 5 संवाद हैं। उस किरदार के पास कोई संवाद नहीं है। लेकिन हम पहले दिन ही वहां पहुंच गए और उन्हें हर शब्द याद था और वह अद्भुत थे। इसलिए वाइल्ड कार्ड मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। यह उनके द्वारा किया गया एक बहुत ही मजबूत नाटकीय काम है। बेशक इसमें 2 या 3 लड़ाइयां भी हैं। मुझे लगता है कि उनकी अब तक की कुछ सबसे अच्छी लड़ाइयां इसमें हैं। वे बहुत यथार्थवादी हैं और हमने उन पर बहुत समय बिताया है, इसलिए वे बहुत विस्तृत हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से निष्पादित की गई हैं। लेकिन यह एक शानदार प्रदर्शन है और वह कुछ बहुत ही शानदार अभिनेताओं से घिरा हुआ है। स्टेनली टुकी, एनी हेचे, सोफिया वर्गारा। वह एक उचित अभिनेता के माहौल में है और उसने वास्तव में कदम बढ़ाया है। मैं चकित था। मुझे लगता है कि यह उसके लिए सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है कि आप उससे बहुत अधिक नाटकीय चीजें देखेंगे। 5. रिलीज। लायंसगेट ने 30 जनवरी 2015 को फिल्म को सीमित रिलीज और ऑन डिमांड के जरिए रिलीज किया। 11. स्वागत। बॉक्स ऑफिस। वाइल्ड कार्ड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले केवल $6.7 मिलियन की कमाई की। 3.12 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। वाइल्ड कार्ड को आमतौर पर फिल्म समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 56 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 32% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 4.85 है। साइट की आम सहमति बताती है, कट्टर जेसन स्टैथम के प्रशंसक वाइल्ड कार्ड के कुछ हिस्सों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अन्य सभी एक्शन प्रशंसकों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। 13 मेटाक्रिटिक पर 19 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 40 का स्कोर मिला है। 14 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेट्सी शार्की ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा की, वाइल्ड कार्ड को पूर्वानुमानित कहा। उन्होंने अपनी समीक्षा को यह कहकर समाप्त किया कि वाइल्ड कार्ड कोई रॉयल फ्लश नहीं है, कोई फुल हाउस नहीं है, कोई 3 ऑफ ए काइंड नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जिस शब्द की तलाश कर रही हूं वह है बस्ट। साइमन अलेक्जेंडर वेस्ट, जन्म 17 जुलाई 1961, 1-2, एक अंग्रेजी फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उन्होंने मुख्य रूप से एक्शन शैली में काम किया है, विशेष रूप से कॉन एयर, लारा क्रॉफ्ट, टॉम रेडर, द मैकेनिक और द एक्सपेंडेबल्स 2 फिल्मों के निर्देशक के रूप में। एक्शन के अलावा उन्होंने द जनरल डॉटर और व्हेन ए स्ट्रेंजर कॉल्स फिल्मों का निर्देशन भी किया। अपने फिल्मी करियर से पहले वेस्ट ने संगीत वीडियो के लिए निर्देशक के रूप में काम किया, जिसमें रिक एस्टली द्वारा नेवर गोना गिव यू अप भी शामिल है। 3 प्रारंभिक जीवन। वेस्ट का जन्म लेचवर्थ, हर्टफोर्डशायर में हुआ था। उन्होंने अपना करियर बीबीसी फिल्म विभाग के सहायक फिल्म संपादक के रूप में शुरू किया, जहां उन्होंने नाटकों और वृत्तचित्रों पर काम किया। 4 फिर उन्होंने विज्ञापनों और संगीत वीडियो पर काम करने के लिए बीबीसी छोड़ दिया। 4 बैंड लाला लाला की उनकी बेटी लिली वेस्ट ने 2018 में पेपर मैगजीन को दिए एक साक्षात्कार में एक फिल्म निर्माता की बेटी होने के अनुभव का वर्णन किया। मेरे पिता एक फिल्म निर्माता हैं और उन्होंने मेरे जन्म से लेकर मेरे जीवन के लगभग हर पल को फिल्माया है। 1 कैरियर। 1990 का दशक। वेस्ट ने 1997 में कॉन एयर के साथ निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें निकोलस केज, जॉन क्यूसैक और जॉन माल्कोविच ने अभिनय किया। 4-5 2000 के दशक। वेस्ट ने 2001 की एक्शन फिल्म लारा क्रॉफ्ट, टॉम रेडर का निर्देशन किया था। हालांकि यह लोकप्रिय वीडियो गेम टॉम रेडर का रूपांतरण है, फिल्म का विकास एक ऐसे बाजार से प्रभावित था जो ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर्स में महिलाओं की अगुवाई करने का आदी नहीं था, एलियन फिल्म श्रृंखला के अपवाद के साथ। 6 इस कारक ने एंजेलिना जोली को क्रॉफ्ट के रूप में लेने के उनके फैसले को प्रभावित किया, हालांकि वह अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थीं। कैथरीन जेटा-जोन्स, एशले जुड और जेनिफर लोपेज के विपरीत वह स्टूडियो की पहली पसंद नहीं थीं। 6 जबकि लारा क्रॉफ्ट ने बॉक्स ऑफिस पर उस समय महिला प्रधान एक्शन फिल्म के लिए सबसे ज्यादा $131 मिलियन कमाई की, थीम पार्क की सवारी को प्रेरित किया, सीक्वल का नेतृत्व किया और जोली को स्टार बना दिया। 7 उन्होंने कहा कि उस समय स्टूडियो इस बात को लेकर बहुत घबराया हुआ था कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि अन्य महिला प्रमुख एक्शन कहानियों को उभरने में इतना समय लग गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि 2 या 3 साल बाद इसकी सफलता को भुनाने के लिए इस जैसी 10 अन्य फिल्में होंगी, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि चीजें इतनी धीमी गति से कैसे काम करती हैं।
लेकिन आखिरकार द हंगर गेम्स और पैटी जेनकिंस की वंडर वुमन ने पकड़ बना ली है। सेक्स। जॉय नोल्फी एंटरटेनमेंट वीकली का कहना है कि वेस्ट ने अपनी नायिका को कभी भी रोमांटिक उपकथानक से परेशान नहीं किया, लड़कियों के लिए एक बदमाश शैली की भूमिका मॉडल के रूप में ढाला, जिसमें कब्रों पर छापे मारने के अधिक दृश्य और कम कामुकता थी। वेस्ट ने कहा कि ऐसा करने से शायद फिल्म और चरित्र की मौत हो जाती। 7 आलोचक क्रिस्टीना लूसिया स्टेसिया का यह भी तर्क है कि फिल्म लारा क्रॉफ्ट ने उसी अवधि के अन्य लोकप्रिय गर्ल पावर शो और फिल्मों से खुद को अलग किया। द मैट्रिक्स 1999, चार्लीज एंजेल्स 2000, क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन 2000, डार्क एंजेल 2000 और अलियास 2001। टॉम रेडर के निर्देशक साइमन वेस्ट ने महिला कामुकता और महिला एक्शन हीरो के बीच तनाव को सामने रखा है, जब उन्होंने तर्क दिया कि एंजेलिना को एक्शन अभिनेताओं के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। हमने उसे एक ऐसी चीज में बदल दिया है जिससे आप किसी अंधेरी गली में मिलना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर आप उससे मिलना चाहेंगे। 8 2001 वर्तमान। वेस्ट अंततः 2012 की फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 2 सहित कई एक्शन फिल्मों पर काम करेंगे, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेट ली, चक नॉरिस, जीन क्लाउड वैन डेम, ब्रूस विलिस और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर शामिल हैं। 9 उन्होंने 2012 में स्टोलन के लिए निकोलस केज के साथ फिर से काम किया। 9 2015 में उन्होंने जेसन स्टेथम के साथ क्राइम थ्रिलर फिल्म वाइल्ड कार्ड का निर्देशन किया। यह विलियम गोल्डमैन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 1986 की फिल्म हीट का रीमेक है। 9 2017 में वेस्ट ने एंटोनियो बैंडेरस अभिनीत अपनी पहली फीचर म्यूजिकल कॉमेडी गनशाई का निर्देशन किया और यह मार्क हास्केल स्मिथ के उपन्यास साल्टी पर आधारित थी। उद्धरण वांछित। वेस्ट ने चीन की 2019 की बड़े बजट की आपदा फिल्म स्काईफायर का निर्देशन। हीट 1985 में विलियम गोल्डमैन द्वारा लिखित उपन्यास है, जो लास वेगास में एक भाग्यशाली सैनिक के बारे में है। 1 कथानक। यह उपन्यास निक एस्केलेंट नामक एक व्यक्ति के बारे में है, जिसे उसके दोस्त मेक्स उपनाम देते हैं, जो लास वेगास में खुद को भाड़े पर रखता है, न कि किसी भाड़े के सैनिक या अंगरक्षक के रूप में, बल्कि येलो पेज निर्देशिका में चैपरोन के तहत सूचीबद्ध एक सेवा के रूप में। वह आग्नेयास्त्रों से दूर रहता है, लेकिन नुकीली वस्तुओं से विशेष रूप से घातक है। एस्केलेंटे की एक ही महत्वाकांक्षा है, वह है पर्याप्त धन जमा करना ताकि वह अपना शेष जीवन इटली के वेनिस में बिता सके। समस्या यह है कि निक एक जुआरी है। जब वह एक महिला मित्र की मदद करने के बाद बड़ी रकम जीतता है, जिसे एक घमंडी गुंडे डेमार्को द्वारा वेगास होटल के स्वीट में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, तो निक ब्लैकजैक टेबल पर उसे खो देता है। उसे साइरस किनिक नामक एक नम्र करोड़पति द्वारा एक अंगरक्षक की आवश्यकता के बहाने काम पर रखा जाता है, लेकिन वास्तव में वह छोटा, विनम्र व्यक्ति एक मजबूत व्यक्ति बनने का सबक लेना चाहता है, जो खुद का उचित बचाव कर सके। पृष्ठभूमि। गोल्डमैन कहते हैं कि उन्होंने उपन्यास की शुरुआत उस मुख्य पात्र से की थी और मेरे पास वह शुरुआती दृश्य था और मैं वेगास में बहुत बार गया था और यह एक बाध्यकारी जुआरी होने और वहां जीविकोपार्जन करने की कोशिश करने के लिए एक बहुत ही भयानक जगह है। 2 स्वागत। शिकागो ट्रिब्यून में ब्रूस कुक के अनुसार गोल्डमैन के उपन्यासों की गुणवत्ता में गिरावट तब आई जब उन्होंने पटकथा लिखना शुरू किया। हीट की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा, वे बहुत ही अजीब तरीके से उतने अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले, वे बहुत ही लापरवाही से लिखे गए हैं, जैसे कि हिप से सीधे पृष्ठ पर गोली मार दी गई हो। उनमें से लगभग सभी को टाइपराइटर के माध्यम से एक और यात्रा से लाभ होता, लगभग उसी तरह जैसे कि अधिकांश पटकथाएं होती हैं। वे कुछ हद तक कंकाल के रूप में हैं, संवाद, संक्षिप्त कथा और एक झटकेदार आंतरिक एकालाप तक सीमित हैं, जो किसी तरह के उच्च गति वाले सुकराती प्रश्नोत्तर की तरह पढ़ते हैं। वे पुस्तक बाजार के लिए लिखी गई पटकथाएं लगती हैं। कुक ने तर्क दिया कि हीट को एक पटकथा की तरह बनाया गया था, वास्तविक अध्यायों के बजाय अनुक्रमों में। वास्तव में, उपन्यास के पहले 2 अनुक्रमों में एक अद्भुत भटकाव, एक भ्रम पैदा किया गया है, जो शुद्ध फिल्म जादू है। कुक ने कहा कि हालांकि यह पुस्तक साहित्य नहीं हो सकती है, यहां तक कि सही मायने में उपन्यास भी नहीं हो सकती है, लेकिन मनोरंजन के तौर पर यह हर तरह से कपास की कैंडी है। 3 फिलाडेल्फिया इंक्वायरर ने कहा, यद्यपि पुस्तक एक्शन और तेज संवादों से प्रेरित है, लेकिन गोल्डमैन ने जिस तरह से अपने पात्रों को उजागर किया है तथा धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में आयाम जोड़ा है, वह हीट को एक श्रेष्ठ उपन्यास बनाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में डेविड मैमेट ने लिखा,
गोल्डमैन एक मास्टर स्टोरी टेलर हैं और उन्होंने मास्टर की चाल चली है। उन्होंने हमें खुद के लिए वही चाहना सिखाया है जो नायक खुद के लिए चाहता है। हीट में यह है, उनके द्वारा बनाई गई सुरक्षित और जादुई दुनिया में हमेशा के लिए जीना, फ्रेंडली हुकर्स की दुनिया, रॉक्सी की, टेबल 75 की वेटरेस, सम्मानीय गैंगस्टर्स, धनी परोपकारी, तिरस्कार करने वाले कठोर लोग जिनके चेहरे जल्द ही मिट्टी में मिल जाएंगे, और दिलचस्प दोस्त जो मृत्यु तक हमारे लिए सच्चे रहेंगे। 4. पुस्तक बेस्टसेलर बन गई। माइकल एंथोनी एंगारानो, जन्म 3 दिसंबर 1987, एक अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। वह फिल्म म्यूजिक ऑफ द हार्ट 1999 और टेलीविजन सीरीज कवर मी 2000 से 2001 में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने गए, साथ ही सिटकॉम विल एंड ग्रेस में इलियट के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाने के लिए भी जाने गए। तब से उन्होंने स्काई हाई 2005, द फॉरबिडन किंगडम 2008, जेंटलमैन ब्रोंकोस 2009, हेवायर 2011, द इंग्लिश टीचर 2013, सन डॉग्स 2017 और ओपेनहाइमर 2023 सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है। वह टेलीविजन सीरीज आई एम डाइंग अप हियर 2017 से 2018 और दिस इज अस में भी दिखाई दिए हैं। प्रारंभिक जीवन। अंगारानो का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता माइकल और माता डोरेन अंगारानो हैं। उनकी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। 2. वह इतालवी मूल के हैं। 3. उनका परिवार कैलिफोर्निया के कैनोगा पार्क में डांस स्टूडियो रिफ्लेक्शंस इन डांस का मालिक है और उसका संचालन करता है। 4. अंगारानो ने क्रेस्पी कार्मेलाइट हाई स्कूल से स्नातक किया। 5. कैरियर। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में एंगारानो स्टार वार्स एपिसोड आई द फैंटम मेनस में युवा अनाकिन स्काईवॉकर की भूमिका के लिए 3 फाइनलिस्टों में से एक थे, लेकिन जेक लॉयर से हार गए। 6. अंगारानो ने 2000 में कैमरून क्रो की अर्धात्मकथात्मक फिल्म ऑलमोस्ट फेमस में विलियम मिलर के 11 वर्षीय संस्करण की भूमिका निभाई थी। 7. 2000 में 12 वर्षीय अंगारानो ने कवर मी बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ एन FBI फैमिली में अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने इवान राचेल वुड और डेविड गैलाघर के साथ लिटिल सीक्रेट्स में अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका निभाई। 3 साल बाद उन्होंने निक्लोडियन टीवी फिल्म मैनियाक मैगी में अभिनय किया। उन्होंने 2005 की स्काई हाई में केली प्रेस्टन, कर्ट रसेल, डेनियल पैनाबेकर और मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड के साथ मुख्य भूमिका निभाई। अन्य फिल्म भूमिकाओं में द बॉन्डेज, ब्लैक आयरिश, मैन इन द चेयर, स्नो एंजेल्स, द फाइनल सीजन, वन लास्ट थिंग, जैकी चैन और जेट ली के साथ द फॉरबिडन किंगडम, सेरेमनी, द ब्रास टीपोट और रेड स्टेट शामिल है। 7. अंगारानो ने जैकी चैन और जेट ली के साथ द फॉरबिडन किंगडम में अभिनय करने से पहले मार्शल आर्ट का अध्ययन नहीं किया था। एक बार कास्ट होने के बाद उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफर वूपिंग यूएन के साथ 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 8 घंटे चीन में अध्ययन किया। शूटिंग के 7 महीनों में उनके कौशल और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अंगारानो के फाइट सीन शूटिंग के आखिरी 35 दिनों के दौरान फिल्माए गए। 8. टेलीविजन पर 2001 से 2006 तक उन्होंने विल एंड ग्रेस में जैक मैकफारलैंड के बेटे इलियट के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे उन्होंने शो के 2017 रीबूट के एक एपिसोड में दोहराया। 2007 में वह शो 24 के 4 एपिसोड में स्कॉट वालेस के रूप में दिखाई दिए, जो एक आतंकवादी द्वारा बंधक बनाए गए किशोर थे। 2014 से 2015 तक उन्होंने सिनेमैक्स के पीरियड ड्रामा द निक में डॉ. बर्ट्राम, बर्टी, चिकरिंग जूनियर की भूमिका निभाई। अंगारानो ने शोटाइम सीरीज आई एम डाइंग अप हियर में एडी जेडेल की भूमिका भी निभाई है। 7. व्यक्तिगत जीवन। 2005 से 2009 की शुरुआत तक अंगारानो अमेरिकी अभिनेत्री क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ रिश्ते में थे। 9. 10. इसके बाद उन्होंने 2013 से 2016 तक अंग्रेजी अभिनेत्री जूनो टेम्पल को डेट किया। 11. 12. सितंबर 2019 में उन्होंने अमेरिकी अभिनेत्री माया एरस्किन के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की। 2 नवंबर 2020 को जोड़े ने खुलासा किया कि वे सगाई कर रहे थे और एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 13. उनके बेटे का जन्म 2021 में हुआ था। 14. 15. दोनों की शादी 2024 की शुरुआत में हुई थी। 16. अप्रैल 2024 तक दंपति अपने दूसरे बच्चे, एक लड़की की उम्मीद कर रहे हैं। लो एंथोनी वेंटिमिग्लिया,
बटा VNTMILJ बटा VN टिम ईलवाई, जन्म 8 जुलाई 1977, एक अमेरिकी अभिनेता है। 1995 में द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में अपने अभिनय की शुरुआत करते हुए उन्होंने 2000 में अल्पकालिक सीरीज ऑपोजिट सेक्स में मुख्य भूमिका निभाई। इससे पहले कि अगले वर्ष गिलमोर गर्ल्स 2001 से 2007 में जेस मारियानो के रूप में अपनी सफल भूमिका निभाई। इसके बाद वह अमेरिकन ड्रीम्स 2004 से 2005 में क्रिस पियर्स और द बेडफोर्ड डायरीज 2006 में रिचर्ड थॉर्न के रूप में दिखाई दिए। इससे पहले कि वह हीरोज 2006 से 2010 में पीटर पेट्रेली के रूप में अभिनय कर सकें, जिसके लिए उन्हें टीन चॉइस, सैटर्न और पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में नामांकन मिला। मॉब सिटी 2013, चुना 2013 और द व्हिस्पर्स 2015 सीरीज में मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देने के बाद वेंटिमिग्लिया ने दिस इज अस 2016 से 2022 में जैक पियर्सन के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 3 नामांकन मिले हैं। फिल्म में वेंटिमिग्लिया ने रॉकी फिल्म श्रृंखला की छठी किस्त रॉकी बाल्बोआ 2006 में रॉकी बाल्बोआ के बेटे के रूप में अपनी सफलता हासिल की। 8वीं किस्त क्रीड 2 2018 में भूमिका को फिर से निभाया। वह पैथोलॉजी 2008, दैट्स माई बॉय 2012, किस ऑफ द डैम्ड 2013, ग्रेस ऑफ मोनाको 2014, डेविल्स गेट 2017 और द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 में भी दिखाई दिए हैं। वेंटिमिग्लिया का एनिमेशन में एक आवाज अभिनेता के रूप में भी उल्लेखनीय कैरियर है। उन्होंने मार्वल एनीमे, अल्टीमेट स्पाइडरमैन और रोबोट चिकन जैसे कई एनिमेटेड टेलीविजन कार्यक्रमों में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन वेंटिमिग्लिया का जन्म 8 जुलाई 1977 को एनाहिम, कैलिफोर्निया में हुआ था। 1. वे कैरोल और पीटर वेंटिमिग्लिया के सबसे छोटे बच्चे थे। 2. जो वियतनाम युद्ध के दिग्गज थे। 3. उनकी 2 बहनें हैं। 4. उनके पिता सिसिली वंश के हैं और उनकी मां अंग्रेजी और स्कॉटिश वंश की है। 1. वेंटिमिग्लिया का स्ववर्णन टेढ़ा मुंह है, जो क्षतिग्रस्त चेहरे की नसों के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसके मुंह का बायां हिस्सा स्थिर रहता था, बहुत कुछ अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह, जिसके साथ उन्होंने रॉकी बाल्बोआ में काम किया था। 2. वेंटिमिग्लिया ने ऑरेंज, कैलिफोर्निया में एल मोडेना हाई स्कूल में पढ़ाई की। हाई स्कूल के दौरान वेंटिमिग्लिया ने कुश्ती लड़ी, नाटक प्रस्तुतियों में अभिनय किया और छात्र सरकार के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1995 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 18 साल की उम्र में वेंटिमिग्लिया ने अपने ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के लिए अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में अध्ययन किया। 5. बाद में एक थिएटर प्रमुख के रूप में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स में भाग लिया। 6. कैरियर जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें: मिलो वेंटिमिग्लिया, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान ज्येष्ठ। जून 2023। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता 18 साल की उम्र में वेंटिमिग्लिया ने अभिनय करियर का पीछा किया। सबसे पहले मस्ट बी द म्यूजिक में एक समलैंगिक किशोर के रूप में अभिनय किया, जो स्ट्रैंड रिलीजिंग के बॉयज लाइफ 2 के हिस्से के रूप में रिलीज की गई एक लघु फिल्म थी। 7. 8. उन्होंने द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में भूमिका निभाने से पहले UCLA में दाखिला लिया। CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, सबरीना, द टीनेज विच, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट और बोस्टन पब्लिक सहित टेलीविजन श्रृंखला में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने फॉक्स टीवी की अल्पकालिक श्रृंखला ऑपोजिट सेक्स में जेड पेरी की भूमिका निभाई, जो मूल रूप से 2000 में प्रसारित हुई थी। 9. 2008 में हीरोज के तीसरे सीजन के प्रीमियर पर वेंटिमिग्लिया। 2001 से 2006 तक वेंटिमिग्लिया ने गिलमोर गर्ल्स में चिंतित किशोर जेस मारियानो की भूमिका निभाई। उन्हें दूसरे सीजन में एक प्रमुख कलाकार के रूप में पेश किया गया था। उन्होंने विंडवर्ड सर्किल नामक गिलमोर गर्ल्स के स्पिन-ऑफ के लिए हस्ताक्षर किए, जो जेस और उसके अलग हुए पिता, रॉब एस्टेस द्वारा अभिनीत के बीच के संबंधों पर केंद्रित था, लेकिन प्रस्तावित श्रृंखला कभी प्रसारित नहीं हुई। 10. इसके बाद वह एक अतिथि कलाकार आवर्ती कलाकार के रूप में आ गए और वह सीजन 4 में 4 एपिसोड और सीजन 6 में 2 एपिसोड के लिए वापस आए।
अमेरिकन ड्रीम्स के तीसरे और अंतिम सीजन में वेंटिमिग्लिया ने मेग प्रायर, ब्रिटनी स्नो के विद्रोही प्रेमी क्रिस पियर्स की भूमिका निभाई। 11 पियर्स और उनकी एकल मां, शेली डैफ्ने जुनिगा निर्माताओं के दिमाग में केवल वेंटिमिग्लिया ही था, लेकिन यह शो केवल 8 एपिसोड तक चला और यह उन कई शो में से एक था जिन्हें नवगठित नेटवर्क द CW द्वारा नहीं चुना गया। हीरोज, फिल्म और निर्माण कार्य। टेलीविजन के काम के बीच वेंटिमिग्लिया ने हॉरर फिल्म कर्स्ड 2005, जिसका निर्देशन वेस क्रेवन ने किया था, और स्टे अलाइव 2006 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। साथ ही शॉर्ट फिल्म इंटेलिजेंस और फुल लेंथ फीचर डर्टी डीड्स 2005 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उसी वर्ष उन्हें रॉकी बाल्बोआ के बेटे रॉबर्ट रॉकी जूनियर बाल्बोआ के रूप में लिया गया, जो रॉकी बाल्बोआ की छठी किस्त में था, जिसे दिसंबर 2006 में रिलीज किया गया था। 12 उन्होंने NBC श्रृंखला हीरोज में पीटर पेट्रेली के रूप में अभिनय किया, जो साधारण लोगों के बारे में एक शो था जो यह पता लगाते हैं कि उनके पास महाशक्तियां हैं, और 2010 में श्रृंखला के समापन तक उन्होंने चरित्र को चित्रित किया। वेंटिमिग्लिया ने 2007 में अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स के लिए एक मार्केटिंग अभियान के हिस्से के रूप में इट्स ए मॉल वर्ल्ड नामक एक मिनी वेब सीरीज का निर्माण और विकास भी किया। 13 2007 के मध्य में उन्होंने बिग गर्ल्स डोंट क्राई के संगीत वीडियो में पॉप R&B गायक फ्रिगी की प्रेमिका के रूप में अभिनय किया। 2008 में उन्होंने हॉरर फिल्म पैथोलॉजी में एक मेडिकल छात्र के रूप में अभिनय किया। फिल्म में चार्म्ड अभिनेत्री एलिसा मिलानो ने सहअभिनय किया और इसे MGM के लिए मार्क स्कोलरमैन द्वारा निर्देशित किया गया था। 14 2005 में डिवाइड पिक्चर्स ने DSC या डिवाइड सोशल क्लब बनाया, जो समान विचारधारा वाले लोगों के लिए एक ऑनलाइन और वैश्विक सोशल नेटवर्क है। 15 जिसकी सहस्थापना वेंटिमिग्लिया ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों रस कुंडिफ और डिनो डेमिलियो के साथ की, जो द टॉम लेकिस शो के रेडियो प्रोड्यूसर हैं। वेंटिमिग्लिया, कुंडिफ और डिवाइड पिक्चर्स ने कॉमिक सीरीज रेस्ट का निर्माण करने के लिए टॉप काउ के साथ भागीदारी की, जो एक मासिक सीमित सीरीज होगी। कॉमिक जॉन बैरेट के बारे में है, जो एक व्हाइट कॉलर न्यूयॉर्कर है जिसका जीवन तब बदल जाता है जब वह एक ऐसी दवा का आदी हो जाता है जो उसे सोने से रोकती है। डिवाइड के पास रिक लवर्ड द्वारा लिखित बरसरकर नामक एक कॉमिक बुक भी है। 16 फिल्म और टेलीविजन। दिस इज अस। डेविड माजोज के साथ वेंटिमिग्लिया, गोथम का प्रचार करते हुए, लंदन 2017। पैथोलॉजी पर लेखक मार्क नेवेल्डिन और ब्रायन टेलर के साथ काम करने के बाद वेंटिमिग्लिया जोड़ी की अगली फिल्म गेमर में दिखाई दिए। 17 वेंटिमिग्लिया ने जेवियर जेन्स एपोकैलिप्स थ्रिलर फिल्म द डिवाइड में भी अभिनय किया। वेंटिमिग्लिया मार्वल एनीमे, वूल्वरिन एनीमे सीरीज के अंग्रेजी डब में वूल्वरिन की आवाज थी और मार्वल एनीमे, आयरन मैन के एक एपिसोड और मार्वल एनीमे, ब्लेड के एक एपिसोड में अपनी भूमिका दोहराई। वह मार्वल एनीमे एक समय में वूल्वरिन की आवाज देने के लिए वापस नहीं आए, क्योंकि उस सीरीज में एक पुराने वूल्वरिन को चित्रित किया गया था। इसके बजाय वूल्वरिन को स्टीवन ब्लम ने आवाज दी थी। 19 उन्होंने फ्रैंक डाराबोंट की शॉर्ट लिव्ड नियोनोयर क्राइम ड्रामा मोब सिटी में TNT के लिए नेड स्टेक्स, एक पूर्व मरीन की भूमिका निभाई। 20 उन्होंने नवंबर 2016 में गिलमोर गर्ल्स ए ईयर इन द लाइफ में जेस मारियानो के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर USA टुडे को बताया कि मैंने अफवाहें सुनी हैं कि वे वह सब कुछ वापस ला रहे हैं जिसका मैं कभी हिस्सा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह रोमांचक है, हालांकि कई बार मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा है। इनमें से बहुत से किरदारों के साथ बताने के लिए और भी कहानियां हैं, लेकिन साथ ही हमें से कुछ अभिनेताओं के लिए इनमें से कुछ किरदार एक दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। 4 नेटफ्लिक्स फिल्मों के लिए गिलमोर गर्ल्स में वापस जाना रोमांचक था, लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूं। मुझे लगता है कि कहानियां बताई गईं। मुझे लगता है कि दर्शकों और प्रशंसकों के लिए उस दुनिया का एक छोटा सा स्वाद फिर से पाना बहुत अच्छा था, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि लोगों को इतना लालची नहीं होना चाहिए। 21 2016 की शरद ऋतु की शुरुआत में वेंटिमिग्लिया ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 22 NBC पीरियड ड्रामा सीरीज दिस इज अस में मैंडी मूर के साथ अभिनय किया और जैक पियर्सन की भूमिका निभाई, जो 1980 के दशक के अंत बटा 1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में एक मध्यमवर्गीय परिवार के पितामह थे। 23 2017 में वेंटिमिग्लिया ने अमांडा शूल के साथ सस्पेंस थ्रिलर डेविल्स गेट में अभिनय किया। 24
जैक पियर्सन के रूप में अपनी भूमिका के लिए वेंटिमिग्लिया को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर की श्रेणी में अपना पहला एमी नामांकन मिला। 25 2019 में वेंटिमिग्लिया ने गार्थ स्टीन के उपन्यास पर आधारित द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन के फिल्म रूपांतरण में अमांडा सेफ्रेड के साथ अभिनय किया। 26 व्यक्तिगत जीवन 2007 में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में वेंटिमिग्लिया और हेडन पैनेटियर, वेंटिमिग्लिया और गिलमोर गर्ल्स के पूर्व सहकलाकार एलेक्सिस ब्लेडेल 2002 से जुलाई 2006 तक रिलेशनशिप में थे। 27 वेंटिमिग्लिया ने दिसंबर 2007 से फरवरी 2009 तक अपने हीरोज के सहकलाकार हेडन पैनेटियर को भी डेट किया। 29 वेंटिमिग्लिया और उनकी बहनों को लैक्टोशाकाहारियों के रूप में पाला गया था और उन्होंने वयस्क होने के बाद भी इस आहार को बनाए रखा है। 30 उन्हें 2009 में पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के सबसे सेक्सी शाकाहारी के रूप में नामित किया गया था। 31 वह सिगरेट भी नहीं पीते हैं और शराब भी नहीं पीते हैं। 31 वह द क्लैश 33 के साथ साथ द स्मिथ्स और मॉरिसी के भी प्रशंसक हैं। 34 जुलाई 2008 में कुवैत, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के समर्थन में वेंटिमिग्लिया ने यूनाइटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का दौरा किया। 35 2023 में वेंटिमिग्लिया ने मॉडल जराह मारियानो से शादी की। डोमिनिक क्रिस्टीना गार्सिया लोरिडो, जन्म 16 अगस्त 1983, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें द लॉस्ट सिटी में मर्सिडीज फेलोव और सिटी आइलैंड में विवियन रिजो, उनके वास्तविक जीवन के पिता एंडी गार्सिया द्वारा निभाए गए किरदार की बेटी के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह स्टारज ड्रामा मैजिक सिटी 2012 से 2013 में मुख्य कलाकार थीं। प्रारंभिक जीवन गार्सिया लोरिडो का जन्म मियामी, फ्लोरिडा में मारिया विक्टोरिया मारिवी लोरिडो और अभिनेता एंडी गार्सिया के घर हुआ था। 1-2 वह 4 बच्चों में सबसे बड़ी हैं। उनकी बहनें डेनिएला और एलेसेंड्रा और भाई एंड्रेस हैं। उसके माता-पिता दोनों क्यूबा के मूल निवासी हैं। उसके पिता का जन्म हवाना में हुआ था और उसके नाना-नानी तारामुंडी, ऑस्टुरियस, स्पेन से थे। 3-4 वह लॉस एंजल्स में पली-बढ़ी और 3 साल की उम्र में नृत्य करना शुरू कर दिया। कैरियर गार्सिया लोरिडो की पहली फिल्म 2005 में आई द लॉस्ट सिटी थी, जो उनके पिता द्वारा निर्देशित थी, जिन्होंने इसमें अभिनय भी किया था, जिसे बनने में 15 साल लगे थे। इसने गार्सिया लोरिडो की पेशेवर रूप से अभिनय करने और अपने पिता के साथ और अधिक काम करने की इच्छा को और मजबूत किया। गार्सिया लोरिडो को अंततः अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली। 2008 में वह 3 फिल्मों में नजर आईं, जिनमें नस्लीय रूप से आरोपित ड्रामा आई एम समबडी, नो चांस इन हेल, इट और रिफ्लेक्शंस और ला लिनिया शामिल हैं, जिनमें से आखिरी में उनके पिता ने अभिनय किया था। 2009 में गार्सिया लोरिडो अपने वास्तविक जीवन के पिता की ऑन स्क्रीन बेटी के रूप में फीचर फिल्म सिटी आइलैंड में नजर आईं। 2019 में उन्हें टेलीविजन सीरीज मिस्टर रोबोट के अंतिम सीजन के 3 और 6 एपिसोड में दिखाया गया, जिसमें रामी मालेक और क्रिश्चियन स्लेटर ने अभिनय किया। एनी सेलेस्टे हेचे 2/HET/HH 3-4-5 25 मई 1969 से 11 अगस्त 2022 टोनी अवार्ड और प्राइम टाइम एमी के लिए नामांकन के अलावा टाइम एमी, नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और मीडिया अवार्ड्स की प्राप्तकर्ता थीं। हेचे ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत एनबीसी सोप ओपेरा अंडरवर्ल्ड 1987 से 1991 से की, जिसमें उन्होंने जुड़वा विक्की हडसन और मार्ले लव की भूमिका के लिए डेटाइम एमी अवार्ड जीता। उन्होंने 1993 में द एडवेंचर्स ऑफ हक फिन में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। 1997 में डॉनी ब्रास्को, ज्वालामुखी, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर और वैग द डॉग में दिखाई देने के साथ हेचे की प्रोफाइल बढ़ी। 1998 में उन्होंने रोमांटिक एडवेंचर 6 डेज, 7 नाइट्स और ड्रामा थ्रिलर रिटर्न टू पैराडाइज में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 1999 से 2001 तक हेचे ने निर्देशन पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से HBO टेलीविजन फिल्म इफ दीज वॉल्स कुड टॉक 2000 का एक खंड। उन्हें 20th सेंचुरी के 2004 ब्रॉडवे पुनरुद्धार में उनकी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। साथ ही उसी वर्ष टेलीविजन फिल्म ग्रेसीज चॉइस में उनके प्रदर्शन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी मिला था। अन्य फिल्म प्रस्तुतियों में प्रोजेक्ट नेशन 2001, जॉन क्यू 2002, बर्थ 2004, स्प्रेड 2009, सीडर रैपिड्स 2011, कैटफाइट 2016 और माई फ्रेंड डाहमर
2017 शामिल हैं। हेचे ने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी अभिनय किया, जैसे द WB 2020 में वह डांसिंग विद द स्टार्स के 29वें सीजन में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दीं और 13वें स्थान पर रहीं। हेचे के निजी जीवन की घटनाओं ने अक्सर उनके अभिनय करियर को प्रभावित किया। वह 1997 और 2000 के बीच कॉमेडियन एलेन डीजेनेरेस के साथ एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप में थीं। इस जोड़ी को द एडवोकेट द्वारा पहला समलैंगिक सुपरकपल बताया गया था। 10 डीजेनेरेस से अलग होने के तुरंत बाद उन्हें एक अत्यधिक प्रचारित मानसिक विकार का सामना करना पड़ा। 11 2001 में हेचे ने कॉल मी क्रेजी नामक एक संस्मरण प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता द्वारा व्यापक यौन शोषण का आरोप लगाया। 5 अगस्त 2022 को एक तेज रफ्तार कार दुर्घटना में हेचे गंभीर रूप से घायल हो गईं। 11 अगस्त 2022 को 53 वर्ष की आयु में लॉस एंजल्स के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जीवन। एनी सेलेस्टे हेचे का जन्म 25 मई 1969 को ओहियो के ऑरोरा में हुआ था, जो डोनाल्ड, डॉन, जो हेचे और नैन्सी हेचे, नी प्रिकेट के 5 बच्चों में सबसे छोटी थीं। 13-14 अपने शुरुआती बचपन के दौरान हेचे परिवार ओहियो के आसपास के विभिन्न शहरों में रहता था, जिसमें क्लीवलैंड और अक्रोन के उपनगर शामिल थे। 15 हेचे के माता-पिता कट्टरपंथी ईसाई थे और परिवार का पालनपोषण एक गहन धार्मिक वातावरण में हुआ था। 16, 17, 18 एक ऐसी स्थिति जिसे बाद में उन्होंने एक पंथ में पले बढ़े होने की तुलना में बताया। 19 उसी समय उनके पिता की जीवनशैली अस्थिर थी, अक्सर पेशे बदलते रहते थे और अक्सर अमीर बनने की योजनाओं में शामिल होते थे। 20, 21 हालांकि संगीत के लिए भी उनमें एक असली प्रतिभा थी, जिसके कारण उन्हें कई चर्चों में गायक मंडल के निदेशक के रूप में नौकरी मिली। 20, 22 हेचे ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया। डॉन हेचे की अक्सर अस्थिर जीवनशैली और वित्तीय स्थिति के कारण परिवार बचपन में कई बार स्थानांतरित हुआ। 16, 17, 24 उनकी एक वित्तीय योजना ने परिवार को 1977 में अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी क्षेत्र में पहले वेंटनर सिटी और बाद में ओशन सिटी में बसने के लिए प्रेरित किया। 24, 25, 26 एनी की पहली नौकरियों में से एक बोर्डवॉक हैमबर्गर स्टैंड पर थी, जहां वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एनी के गाने गाती थी। 24, 27 हेचे परिवार की अनिश्चित वित्तीय स्थिति के कारण उसके पिता के स्वामित्व वाले घर को जब्त कर लिया गया और बाद में उन्हें किराए के घर से बेदखल कर दिया गया। वे अपने चर्च के एक परिवार के साथ रहने चले गए, जिसने उन्हें दान के रूप में रहने के लिए जगह दी। 28, 29 एनी की मां अपने पिता से अलग हो गई और उसने घर छोड़ने की मांग की। उसकी मां और सभी बच्चों ने फिर परिवार का समर्थन करने और अपने दम पर रहने में सक्षम होने के लिए नौकरी की। 17 एनी को स्वेंटन में एक डिनर थिएटर में काम मिला, जो उनकी पहली पेशेवर अभिनय नौकरी थी, जहां उन्हें प्रति सप्ताह $100 $2022 में लगभग $300 प्रति सप्ताह मिलते थे। डॉन हेचे न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां एनी और उनकी बहनें कभी-कभी उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे मिलने आती थीं। उन्होंने दावा किया कि यह कैंसर था, जब वास्तव में उन्हें अंतिम चरण का एड्स हो गया था। हालांकि वह न्यूयॉर्क में एक समलैंगिक व्यक्ति के रूप में रहते थे, डॉन ने अपनी कामुकता और अपनी बीमारी की प्रकृति को अपने परिवार से छुपाया। उनके परिवार को उनके निदान के बारे में पता नहीं था और एड्स के बारे में तब तक नहीं सुना था जब तक कि उनकी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बीमारी पर एक लेख नहीं आया। 32, 33, 34 डॉन हेचे की मृत्यु 3 मार्च 1983 को 45 वर्ष की आयु में एड्स संबंधी जटिलताओं से हुई। 35, 1998 के एक साक्षात्कार में एनी ने प्रतिबिंबित किया कि अपने पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद एनी के 18 वर्षीय भाई नाथन की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब उसका वाहन एक मोड़ से चूक गया और एक पेड़ से टकरा गया। 31, 37 उसके तत्काल परिवार के बाकी लोग बाद में अन्य परिवार के सदस्यों के करीब रहने के लिए शिकागो चले गए। 38, 39 एनी, उसकी मां और उसकी बड़ी बहन अबीगैल, जो कॉलेज छोड़ चुकी थी, सभी एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में एक साथ रह रहे थे, जिसमें गोपनीयता की कमी थी और जिसकी तुलना हेचे एक छात्रावास के कमरे में रहने से करेगी। 40 हेचे ने प्रगतिशील फ्रांसिस डब्ल्यू पार्कर स्कूल में भाग लिया, जहां वह थिएटर में सक्रिय रहीं और थॉर्नटन वाइल्डर की द स्किन ऑफ अवर टीथ और इरविन शॉ की बरी द डेड जैसे नाटकों में अभिनय किया। 41, 42, 43
जब वह 16 वर्ष की थी तो एक प्रतिभा स्काउट ने उसे एक स्कूल के नाटक में देखा और उसे डे टाइम सोप ओपेरा एज द वर्ल्ड टर्न्स के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया। हेचे अपनी मां के साथ न्यूयॉर्क शहर गईं, ऑडिशन दिया और उन्हें एक भूमिका की पेशकश की गई। वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि इसके लिए उसे अपने स्कूल वर्ष के मध्य में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ता और उसकी मां को ब्रोकरेज फर्म में एक नई नौकरी छोड़नी पड़ती। अपने संस्मरण में हेचे ने लिखा है कि वह वास्तव में अपने दम पर बाहर जाना चाहती थी और अपनी मां की पकड़ से बचना चाहती थी। 1987 में अपने वरिष्ठ वर्ष के अंत में हेचे को एक और ऑडिशन की पेशकश की गई, इस बार सोप ओपेरा अदरवर्ल्ड के लिए। 2 ऑडिशन के बाद उन्हें एक भूमिका की पेशकश की गई और अपनी मां के विरोध के बावजूद उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह न्यूयॉर्क शहर चली गईं और हाई स्कूल स्नातक होने के कुछ ही दिनों बाद अपनी पहली टेलीविजन भूमिका में श्रृंखला पर काम करना शुरू कर दिया। 41, 42, 45 बाद में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैंने अपनी मां के साथ एक बेडरूम वाले गंदे अपार्टमेंट में अपना समय बिताया और मेरा काम पूरा हो गया। 31 कैरियर 1987 से 1996 शुरुआती टेलीविजन और फिल्म भूमिकाएं। हेचे ने जुड़वा विक्की हडसन और मार्ले लव की दोहरी भूमिका में अंडरवर्ल्ड में अभिनय किया। 42, 46, 47 वह 1987 से 1991 तक लगभग 4 वर्षों तक श्रृंखला में बनी रहीं। 46, 47 उन्हें अंडरवर्ल्ड में अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट युवा अभिनेत्री के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार भी शामिल है। 47 हेचे ने एक और दुनिया छोड़ने के बाद एक अभिनेत्री के रूप में अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थीं। उन्होंने सोप ओपेरा में अपने समय के दौरान किसी भी अन्य ऑनस्क्रीन भूमिका में प्रदर्शन नहीं किया था और जिस समय उन्होंने छोड़ने का फैसला किया उस समय उनके पास कोई अभिनय नौकरी नहीं थी। वह जानती थी कि वह सोप ओपेरा में जारी नहीं रखना चाहती थी, कुछ ऐसा जो पेशेवर अभिनय की बड़ी दुनिया में काफी महत्वहीन माना जाता था। एक बैकअप योजना के रूप में उसने न्यूयॉर्क शहर में पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन से आवेदन किया और उसे स्वीकृति का प्रस्ताव मिला। हालांकि डिजाइन स्कूल में आवेदन करने के ठीक बाद उन्हें विला कैथर के उपन्यास ओ पायनियर्स के हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम टेलीविजन फिल्म रूपांतरण में एक छोटी सहायक भूमिका की पेशकश की गई, जिसमें जेसिका लैंग थी। हेचे ने डिजाइन स्कूल में जाने के बजाय उस प्रस्ताव को लेने और एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर को जारी रखने का फैसला किया। 48 हेचे को नेब्रास्का में ओ पायनियर्स की शूटिंग के दौरान अंडरवर्ल्ड के लिए डेटाइम एमी अवार्ड की खबर मिली। क्या इसका मतलब है कि मैं एक अभिनेत्री हूं? खबर के बाद अपने एजेंट के साथ एक टेलीफोन कॉल में उनका जवाब था। एजेंट ने सुझाव दिया कि वह न्यूयॉर्क शहर से लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो जाएं, जो उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी होने के कुछ दिनों बाद किया। 49 ओ पायनियर्स फरवरी 1992 में प्रसारित हुआ और यह हेचे की पहली टीवी फिल्म थी। उनके प्रदर्शन को कुछ सकारात्मक आलोचनात्मक नोटिस मिले। 50 ओ पायनियर्स को पूरा करने के बाद हेचे ने मर्फी ब्राउन के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका में अभिनय किया। 51, 52 हालांकि यह एपिसोड ओ पायनियर्स के बाद शूट किया गया था, यह नवंबर 1991 में प्रसारित हुआ और इसलिए यह उनका प्राइम टाइम टेलीविजन डेब्यू था। 53 हेचे ने 1991 और 1992 में लॉस एंजल्स थिएटर प्रस्तुतियों में कई भूमिकाओं में भी अभिनय किया, जिसमें अस एंड देम, एक जनरेशन, एक स्लाइस ऑफ लाइफ पीस, 52, 54 और गेटिंग अवे विथ मर्डर, जेम्स एम कैन की कहानियों डेड मैन और द बेबी इन द आइसबॉक्स का एक मंच रूपांतरण शामिल है, जो मार्क टेपर फोरम द्वारा प्रायोजित संडे एट द इच्ची फुट श्रृंखला के हिस्से के रूप में निर्मित किए गए थे। 55, 56 1993 की शुरुआत में हेचे ने एवरेट लुइस द्वारा निर्देशित कम देखी गई स्वतंत्र फिल्म एन एम्बुश ऑफ घोस्ट्स में अपनी नाटकीय फिल्म की शुरुआत की। 57 इसके तुरंत बाद वह एलिजा वुड के साथ डिज्नी फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ हक फिन में दिखाई दी। अगले 2 वर्षों में उन्होंने मुख्य रूप से फीचर फिल्मों जैसे ए सिंपल ट्विस्ट ऑफ फेट 1994 में छोटी भूमिकाएं निभाईं और केबल टेलीविजन फिल्मों जैसे गर्ल्स इन प्रिजन 1994 और किंगफिश ए स्टोरी ऑफ ह्यूई पी लॉन्ग 1995 में बड़ी सहायक भूमिकाएं निभाईं। हेचे अपनी पहली मुख्य भूमिका में, यद्यपि उन्हें तीसरा बिलिंग प्राप्त हुआ, डोनाल्ड कैमेल की स्ट्रेट टू वीडियो कामुक थ्रिलर वाइल्ड साइड 1995 में क्रिस्टोफर वॉकेन और जॉन चेन के साथ दिखाई दी।
फिल्म ने हेचे और चेन के बीच एक बहुत ही मजबूत समलैंगिक यौन दृश्य को शामिल करने के लिए कुछ कुख्याति प्राप्त की। 1996 में हेचे ने एचबीओ एंथोलॉजी फिल्म इफ दीज वॉल्स कुड टॉक के एक सेगमेंट में गर्भपात पर विचार करने वाली एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई थी, जिसमें जाडा पिंक स्मिथ और चेर ने सह-अभिनय किया था। उस वर्ष भी वह कैथरीन कीनर के साथ स्वतंत्र फिल्म वॉकिंग एंड टॉकिंग में बचपन की सबसे अच्छी दोस्तों की भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। 61 हेचे को ऑस्टिन क्रॉनिकल की फिल्म समीक्षक एलिसन मैकोर से सकारात्मक नोटिस मिला, जिन्होंने अपनी समीक्षा में लिखा कि वह बड़ी फिल्म भूमिकाओं के लिए किस्मत में है। 2002 में हेचे ने पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक प्रूफ के निर्माण में ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक युवा महिला की भूमिका निभाई जिसे अपने पिता की गणितीय प्रतिभा और मानसिक बीमारी विरासत में मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेचे को उनके चित्रण में परिणामकारी पाया और उनकी तुलना मैरीलुइस पार्कर और जेनिफर जेसन लेह से की, जिन्होंने पहले यह किरदार निभाया था। उन्होंने कहा, सुश्री हेचे, जिनका मंच का अनुभव सीमित है और जो 33 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में अपना पहला मंच प्रदर्शन कर रही हैं, इस भूमिका को अधिक मनभावन कान और अधिक पारंपरिक टाइमिंग के साथ निभाती हैं। उनका किरदार भी उतना ही व्यवहार्य है। उनकी कैथरीन गिरफ्तार विकास, अधीरता, आक्रामक रूप से आक्रोशपूर्ण, आवेगी का मामला है। 2004 में हेचे को लाइफटाइम उसी वर्ष उन्होंने ब्रॉडवे पर एलेक बाल्डविन के साथ नाटक 20th सेंचुरी के पुनरुद्धार में प्रदर्शन किया, जो एक सफल और अहंकारी ब्रॉडवे निर्देशक बाल्डविन के बारे में है, जिसने एक कोरस गर्ल हेचे को एक प्रमुख महिला में बदल दिया है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 2004 के टोनी अवार्ड में एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 92 इसके अलावा 2004 में हेचे निकोल किडमैन और कैमरन ब्राइट के साथ बहुचर्चित स्वतंत्र नाटक बर्थ में दिखाई दी। उन्होंने 2004-05 सीजन के दौरान WB नाटक एवरवुड में आवर्ती भूमिका निभाई और फिर निपटक में एक पूर्व मॉब पत्नी और गवाह संरक्षण कार्यक्रम विषय के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जिसे प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है। हेचे ने हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम क्रिसमस फिल्म सिल्वर बेल्स 2005, 93 और लाइफटाइम टेलीविजन फिल्म फैटल डिजायर 2006 में अपना टेलीविजन काम जारी रखा, जो एरिक रॉबर्ट्स द्वारा निभाए गए एक पूर्व पुलिस वाले के बारे में है, जो एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर एक महिला से मिलता है जो उसे अपने पति को मारने के लिए मजबूर करने का प्रयास करती है। 94 जून 2007 में हेचे छोटे पैमाने की ड्रामेडी सेक्सुअल लाइफ 2005 में दिखाई दी, जो आधुनिक रोमांटिक जीवन का वृत्तांत है और जिसमें अजुरा स्काई और एलिजाबेथ बैंक्स ने सह-अभिनय किया था। फिल्म को फिल्म फेस्टिवल सर्किट में दिखाया गया और इसे टेलीविजन प्रीमियर मिला। 2006 में उन्होंने अपनी सीरीज मेन इंट्रीज पर काम करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक न्यूयॉर्क लेखिका की भूमिका निभाई जो यह पता लगाने के बाद कि उसका मंगेतर उसे धोखा दे रहा है, अलास्का के एक छोटे से शहर में चली जाती है जो कि एकल पुरुषों और कुछ महिलाओं से भरपूर होता है। लेखकों की हड़ताल के कारण एक सीजन छोटा होने के बाद मई 2008 में मेन इंट्रीज को रद्द कर दिया गया था। शो के प्रसारण के दौरान हेचे ने रोमांटिक कॉमेडी व्हाट लव इज 2007, 95 और टॉक्सिक स्काईज 2008 में अभिनय किया। हेचे सेक्स कॉमेडी स्प्रेड 2009 में एक नार्सिसिस्टिक जिगोलो की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी, जिसमें एश्टन कुचर सहकलाकार थे। 97 फिल्म को उत्तरी अमेरिकी सिनेमाघरों में सीमित रिलीज मिली, जबकि इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 98 व्यू लंदन के मैथ्यू टर्न ने महसूस किया कि हेचे से यहाँ भी बहुत अच्छा समर्थन है, जिसे उन्होंने आनंददायक, तेजी से लिखित और खूबसूरती से शूट किए गए एले ड्रामा के रूप में वर्णित किया। 99 इसके अलावा 2009 में उन्हें HBO ड्रामेडी सीरीज हंग में एक आर्थिक रूप से संघर्षरत हाई स्कूल कोच से पुरुष वेश्या बने व्यक्ति की पूर्व पत्नी की सहायक भूमिका में लिया गया, जिसे थॉमस जेन ने चित्रित किया था। 2010 से 2022 बाद का अभिनय करियर। विल फेरेल और मार्क वाहलबर्ग अभिनीत सुप्रसिद्ध कॉमेडी द अदर गाइज 2010 में एक महत्वपूर्ण कंपनी के CEO के रूप में हेचे की कैमियो उपस्थिति के बाद स्वतंत्र कॉमेडी सीडर रैपिड्स 2011 में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई, जहां उन्होंने एक मोहक बीमा एजेंट की भूमिका निभाई, जिसके साथ एक भोला और आदर्शवादी व्यक्ति एड हेल्म्स द्वारा अभिनीत मोहित हो जाता है। सनडांस प्रीमियर प्रोडक्शन ने आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की और यह एक आर्ट हाउस सफलता थी।
101, 102 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने फिल्म के लिए अपनी समीक्षा में टिप्पणी की, जबकि हेचे अधिक भंगुर मोड में सबसे अधिक चमकती हैं, जैसा कि एचबीओ के हंग में है, वह जोन के शरारती और मातृपक्षों के बीच एक मधुर संतुलन बनाती है। 103 नाटक रैम्पर्ट 2011 में हेचे ने वुडी हैरेल्सन और सिंथिया निक्सन के साथ एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैरेल्सन की दो पूर्व पत्नियों में से एक के रूप में अभिनय किया, जो बहनें भी होती हैं। 36वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने प्रीमियर के बाद फिल्म का चुनिंदा नाट्य प्रदर्शन हुआ और इसे कुल मिलाकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 104, 105 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने टिप्पणी की कि हेचे और उनकी अन्य महिला सहकलाकार हैरेल्सन को चमकने देती हैं। उनके पास हमेशा महिलाओं के लिए खुद को तैयार करने का एक तरीका रहा है और वह उनमें से सर्वश्रेष्ठ को सामने लाता है। 106 उन्होंने जोडेल फेयरलैंड और जेम्स टुपर के साथ लाइफटाइम फिल्म गर्लफाइट 2011 में भी अभिनय किया। इसके बाद हेचे ने कॉमेडी दैट्स व्हाट शी सेड 2012 में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 107 इसके बाद आर्थर न्यूमैन 2012 में एक पूर्व प्रो गोल्फर कॉलिन फर्थ की भूमिका निभाई। 108 स्कॉट ईस्टवुड जन्म स्कॉट क्लिंटन रीव्स 21 मार्च 1986 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। अभिनेता और फिल्म निर्माता क्लिंट ईस्टवुड के बेटे, उन्होंने अपने पिता की कई फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स 2006, ग्रैंड टोरिनो 2008, इन्विक्टस 2009 और ट्रबल विद द कर्व 2012, साथ ही टेक्सास चेनसॉ 2013, फ्यूरी 2014, द लॉन्गेस्ट राइड 2015, सुसाइड स्क्वाड 2016, स्नोडेन 2016, द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017, पैसिफिक रिम अपराइजिंग 2018, द आउटपोस्ट 2020, रैथ ऑफ मैन 2021 और फास्ट एक्स 2023 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन स्कॉट क्लिंटन रीव्स 2 का जन्म 21 मार्च 1986 को कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी में मॉन्टेरी प्रायद्वीप के सामुदायिक अस्पताल में हुआ था। 3 वह अभिनेता निर्देशक क्लिंट ईस्टवुड और फ्लाइट अटेंडेंट जैकलिन रीव्स के बेटे हैं। 4, 5, 6, 7 उनकी एक बहन कैथरीन बी 1988 और 6 ज्ञात पैतृक सौतेले भाई बहन हैं। लॉरी बी 1954, किम्बर बी 1964, काइल बी 1968, एलिसन बी 1972, फ्रांसेस्का बी 1993 और मॉर्गन बी 1996। 8 ईस्टवुड का पालनपोषण 10 साल की उम्र तक कार्मेल बायदसी में हुआ। 3 जिसके बाद वह अपनी मां के साथ हवाई चले गए। 9 उन्होंने कैलिफोर्निया लौटने से पहले हवाई में 4 साल बिताए। 10 उन्होंने लॉस एंजल्स में लोयोला मैरीमाउंट विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने 2008 में संचार की डिग्री के साथ स्नातक किया। 11 कैरियर 2015 में ईस्टवुड ने भाई भतीजावाद से बचने के लिए अपने दिए गए अंतिम नाम का उपयोग करके अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि स्कॉट रीव्स नाम का एक और अभिनेता है। मैंने अपने पिता की लगभग हर फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है, उन्होंने 2015 में कहा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें क्लिंट ईस्टवुड निर्देशित अमेरिकन स्नाइपर के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। 12 वह अपने पिता की 2008 की फिल्म ग्रैंड टोरिनो में कुछ समय के लिए दिखाई दिए और इन्विक्टस में जोएल स्ट्रांस्की की भूमिका निभाई। अप्रैल 2010 में ईस्टवुड ने एंटर नोव्हेयर में मुख्य भूमिका निभाई। 13 डेविड आयर की 2014 की फिल्म फ्यूरी में सहायक भूमिका निभाई। टेलर स्विफ्ट के वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के लिए 2015 के संगीत वीडियो में दिखाई दिए और निकोलस स्पार्क्स के उपन्यास द लॉन्गेस्ट राइड के 2015 के फिल्म रूपांतरण में ब्रिट रॉबर्टसन के साथ अभिनय किया। 14 2016 में ईस्टवुड ने डीसी कॉमिक्स श्रृंखला के रूपांतरण फिल्म सुसाइड स्क्वाड में लेफ्टिनेंट जीक्यू एडवर्ड्स की भूमिका निभाई। 12 उसी वर्ष उन्होंने ओलिवर स्टोन द्वारा निर्देशित जीवनी ड्रामा फिल्म स्नोडेन में जोसेफ गॉर्डन-लेविट और शैलेन वुडली के साथ अभिनय किया, जो सितंबर में रिलीज हुई थी। 2017 में उन्होंने एक्शन फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस में एक विशेष एजेंट की भूमिका निभाई और ओवरड्राइव में अभिनय किया, जो एक थ्रिलर फिल्म थी जिसे पेरिस और मार्सिले में शूट किया गया था। 15-16 2018 में
उन्होंने साइंस फिक्शन फॉलोअप पैसिफिक रिम अपरीजिंग में नेट लैम्बर्ट के रूप में अभिनय किया। 1718 व्यक्तिगत जीवन। अगस्त 2017 में ईस्टवुड ने अपनी पूर्व प्रेमिका ज्वेल ब्रैंगमैन की मौत के बारे में मीडिया के सामने खुलासा किया, जिनकी 7 सितंबर 2014 को एक मामूली कार दुर्घटना के दौरान एक दोषपूर्ण एयरबैग द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1920 पॉल वॉकर द्वारा मार्शल आर्ट में शामिल किए जाने के बाद ईस्टवुड ने ब्राजीलियाई जिउजित्सु सीखा। 21, 22, 23 ईस्टवुड ने हॉलीवुड में अपने अनुभवों के बारे में बात की और इसकी तुलना सर्कस में होने से की। उन्होंने कहा कि कभी-कभी यह एक अद्भुत सर्कस होता है, लेकिन सड़क पर रहना, मुझे लगता है कि यह कठिन होगा। मेरा अभी तक कोई परिवार नहीं है, लेकिन मैं किसी दिन ऐसा चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि बच्चों के साथ और उनसे दूर रहने पर यह कैसा लगेगा। यह मुझे चिंतित करता है। 24 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2006 फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स रॉबर्टो लुंडसफोर्ड स्कॉट रीव्स के रूप में। 2007 एक अमेरिकी अपराध एरिक नस्ट स्कॉट रीव्स के रूप में। गर्व जेक बॉलर्स स्कॉट रीव्स के रूप में। 2008 प्लेयर 5150 ब्रायन विक स्कॉट रीव्स के रूप में। ग्रैंड टोरिनो ट्रे हार्मफुल स्कॉट रीव्स के रूप में। 2009 शैनन का इंद्रधनुष जॉय मिल्टन। इन्विक्टुस जोएल स्ट्रांस्की। 2011 थुले अम्न DW एंडरसन लघु फिल्म कहीं भी प्रवेश न करें टॉम डीप। यहूदा का शेर जैक लियोन्स आवाज की भूमिका। 2012 जालसाज रयान फेल्टर, इसे कार्मेल बायदसी के नाम से भी जाना जाता है। तेज घुमाव से परेशानी बिली क्लार्क। मैवेरिकस का पीछा करते हुए गोर्डी अमाने। 2013 टेक्सास चेंसो 3D डिप्टी कार्ल हार्टमैन। 2014 रोश सार्जेंट माइल्स। परफेक्ट वेव यान मैककॉर्मैक सहयोगी निर्माता भी। डाउन पेट्रोल जॉन पाइपर निर्माता भी। 2015 द बैचलर विद डॉग्स एंड स्कॉट ईस्टवुड, वह स्वयं लघु फिल्म। सबसे लंबी सवारी ल्यूक कोलिंस। डियाब्लो जैक्सन। मरकरी प्लेन्स मिच डेविस। 2016 स्नोडेन ट्रेवर जेम्स। सुसाइड स्क्वाड 12 लेफ्टिनेंट GQ एडवर्स। 2017 वॉक ऑफ फेम ड्र्यू कार्यकारी निर्माता भी। उग्र लोगों का भाग्य छोटा कोई नहीं। लाइव बाय नाइट एडेन डैनी कॉफलिन, हटाए गए दृश्य। ओवरड्राइव 15-16 एंड्रयू फोस्टर। 2018 प्रशांत रिम विद्रोह नाथन लैम्बर्ट। 2020 चौकी स्टाफ सार्जेंट क्लिंट रोमेशा। 2021 मनुष्य का क्रोध जनवरी। तो दोस्तों इस फ्रेंचाइजी की जो फर्स्ट मूवी है वो 14 जनवरी 2025 को फ्रांस में और 30 जनवरी 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, और साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है 92 मिनट हमें एक तरह से टोटल देखने को मिली थी। और इसने जो बजट में ये बनी थी 30 मिलियन का टोटल, बहुत कम इसका बजट था। और इसने जो कलेक्शन दिया 6.7 मिलियन का कलेक्शन इसने दिया, जो कि बहुत ही बेकार कलेक्शन है। और ये जो एक तरह से मूवी है बेहतरीन एक तरह से नहीं रही, इसी वजह से इसे OTT पर भी बहुत लेट उतारा गया। OTT पर ये हमें एक तरह से प्राइम वीडियो पर देखने को मिली है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख पाओगे। बाकी अपकमिंग पार्ट इसका आना बहुत मुश्किल है, 2015 के बाद तभी तक अब तक इसे बनाया नहीं गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।